हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एसके झा सर के मैथ प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 20 को। तो ठीक है, आइए बिना देरी किए हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ही रहा। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है कि 121 मीटर की एक ट्रेन है और दूसरी ट्रेन है 165 मीटर की। ठीक है, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। एक की चाल आपको दिया है 80 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की चाल दिया है 64 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपसे पूछ रहा है कि उसके मिलने के क्षण से वे एक दूसरे को पूर्ण रूप से कितने समय में पार करेगी। मेरे दोस्त, यहाँ पर समझो, बोर्ड पर ध्यान दो। जैसे देखो, यहाँ से एक रेलगाड़ी ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और एक रेलगाड़ी बी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। ये देखिए, बी की तरफ जा रही है और बी जो है ए की तरफ जा रही है। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। एक की लेंथ आपको 121 मीटर है और दूसरे की 165 मीटर है। ठीक है, और बोल रहा है कि एक की चाल 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है भाई, 80 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की चाल है 64 किलोमीटर पर आवर। तो आप पूछ रहा है कि जब 20 में कहीं भी मिली, यानी क्या पूछ रहा है कि उसके मिलने के क्षण से वे एक दूसरे को पूर्ण रूप से कितने समय में पार करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 20 में कहीं पर मिल गई। तो अब आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में पार करेगी। मेरे दोस्त, एक बात ध्यान दो कि यहाँ या इस पॉइंट पर, बोर्ड पर ध्यान दो कि इस पॉइंट पर जब रेलगाड़ी पार करेगी तो एक दूसरे की लंबाई को पार करेगी। बोलो हाँ। अगर करेगी तो डिस्टेंस इसके लिए क्या हो गया, दोनों रेलगाड़ी की लंबाइयों का योग। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हो गया आपको 121 प्लस 165 यानी 5 1 6 और 6 2 8 1 1 2 286 मीटर। और इसके लिए स्पीड क्या होगा, तो मेरे दोस्त एक कंसेप्ट आप लोग हमेशा पढ़ते आइएगा आ रहे होंगे कि ट्रेन में जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जाती है तो उसका जो वेलोसिटी होता है या फिर स्पीड कह लें तो वो ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में जाती तो बड़ा वाला के स्पीड में से छोटा वाला को स्पीड को घटा लेते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, यानी सापेक्ष चाल बोलते हैं। तो आइए, तो चाल कितना हो जाएगा, 80 और 64, तो 8 6 14 144। 1 किलोमीटर पर घंटा में दिया है, लेकिन आंसर आपको सेकेंड में लिखना है तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, 5/18 से गुणा किया जाता है। ये तो सब कोई जानता है। तो 5/18। ठीक है, तो आप कटा लीजिए। देखिए, आप कटाइए। 18 8 144। ठीक है, और ये हो गया 8 5 40। तो और कटा लीजिए। 2 चौके 8, 2 14 दूना 28, 2 तिहाई 6, 143/20 आपका आ गया। 143/20 यानी 143/20 कहने का मतलब 20 7 140 यानी 7 पॉइंट समथिंग सेकेंड। तो ये 8 पॉइंट वाला होगा नहीं, 7 सेकेंड होगा नहीं, इस दोनों में देख लीजिए। ठीक है, तो 140 हो गया तो बचा 30, तो 20 से कम 20 और 20 5 100 यानी 7.15 सेकेंड आपका आंसर हो गया। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता है रेल में। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ एरर है तो इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या चीज एरर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इतना 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 इतना, यानी कि 52 54 55 56 55 54 56 55 53 51 57 का बहुलक क्या है। मेरे दोस्त, मोड निकालना सबसे आसान होता है कि जिसका बारंबारता सबसे अधिक बार हो, यानी आपको भोजपुरी में बोला जाए या फिर हिंदी में बोला जाए कि जो सबसे ज्यादा बार आता हो, यानी जिसका रिपीटेशन सबसे ज्यादा बार होता हो, वही बहुलक कहलाता है। तो इसमें देख लीजिए, तो 52 52 52 52 52 बहुत कम बार है, ये नहीं है। 54 देखिए तो 54 एक बार, 54 54 दो बार, 54 और नहीं है। 55 देखिए तो एक बार, दो बार, तीन बार। यहाँ पर 55 हो जाएगा क्योंकि 55 से ज़्यादा कोई है नहीं, यानी 55 आपको 3 बार है तो आपका आंसर हो जाएगा 55। इसमें तो कुछ करना नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर है। तो आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसको बेसिक से नहीं हल कीजिए। अब बच्चों क्लास में आप पढ़ते होंगे, यानी 10th क्लास में, बच्चों क्लास नहीं हूँ, माफ कीजिएगा। अब बच्चों की तरह सॉल्व कीजिएगा कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा और sec थीटा बराबर 1 बटे में cos थीटा। फिर उसको हल करते 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 इक्वेशन लाइएगा। अरे मेरे दोस्त, पुटिंग मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग द ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन। ठीक है, आप, और वो भी आपको आना चाहिए कि कैसा कैसा वैल्यू पुट किया जाए। जिससे sin थीटा और cos थीटा के टर्म में दिया रहे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अगर sin थीटा और cos थीटा के टर्म्स में दिया रहे
तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि 45 डिग्री पुट करके आंसर इसका लिखा जाए। ठीक है, अगर tan थीटा सेक थीटा दिया है, tan थीटा सेक थीटा, तो कोशिश कीजिए कि 30 डिग्री पुट करके इसका आंसर लिखा जाए। अगर कोसेक थीटा और कॉट थीटा दिया जाए तो कोशिश कीजिए कि इसका 60 डिग्री लिख करके पुट करके आंसर लिखा जाए। तो यहाँ पर tan थीटा और सेक थीटा दिया है तो हम कोशिश करेंगे कि 30 डिग्री पहले रख कर देखेंगे। अगर 30 डिग्री पर काम नहीं बनेगा तो आप आगे की बात सोचेंगे, लेकिन हमेशा ये सब सही होता है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं tan थीटा। तो हम पुट कर लेते हैं थीटा इज इक्वल टू पुट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√3 प्लस सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा कोस 30 डिग्री होता है √3/2, तो कोस का अपोजिट होता है यानी कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, और कॉस 30 डिग्री आपको होता है √3/2। तो यहाँ पर सेक थीटा पूछा है तो 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 1 3 बटा में √3 यानी 3 बटे में √3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 9, और बट्टे में √3 का स्क्वायर तो 3 ही हो जाएगा, तो 3 यानी कि आपका ऑप्शन में देखिए कि 30 डिग्री पुट करने पर कौन 3 आ जा रहा है। देखो करो, जैसे इसमें पुट कर देते हैं तो 1 प्लस cos 30 डिग्री बराबर 1/√3 √3/2, और बट्टे में 1 माइनस √3/2। देखो तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 बट्टे में 2 माइनस √3, इसको आना है 3, तो अगर परमेकरण कर देते हैं तो रूट रह जाएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, अगर 1 माइनस कोस थीटा और बट्टे में 1 प्लस कोस थीटा किया जाए तो इसी का अपोजिट दिया है, तो ये हो जाएगा ऊपर 2 माइनस √3 और नीचे हो जाएगा 2 प्लस √3। इसमें भी 3 आने की कोई संभावना नहीं। अगर सी में पुट किया जाए तो 1 प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 बट्टे में 1 माइनस 1 बट्टे में 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 बट्टे में 2, और बट्टे में 2 में से गया 1 यानी 1 बट्टे में 2, तो 2 कैंसिल हो गया, आपका आ गया 3। तो आपका आंसर क्या बना ऑप्शन नंबर 3। आप बहुत ही आसानी से पुट कर सकते हैं। ये तो मैंने साधारण पुट किया धीरे धीरे, आप चाहें तो एकदम इसको स्पीड में पुट कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5। बोला है सोनू की उम्र विजय की उम्र का अनुपात 4:5 है। ठीक है भाई, सोनू विजय, सोनू सुनहरे अक्षर में सोनू, और जिसका हमेशा होता है विजय वो हो गया विजय। अनुपात दिया है 4:5, आराम आराम से समझो एकदम। और बोल रहा है कि सोनू की उम्र जो है सुबोध की उम्र का 5/5 है। तो सोनू और सुबोध का रेशियो दिया है 5:6। तो आप पूछ रहा है कि यदि तीनों का योग 69 वर्ष है तो विजय की उम्र, मेरे दोस्त इससे आसान क्या क्वेश्चन होता है। ठीक है, सबसे पहले इसको रेशियो में कंबाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर सोनू सोनू कॉमन है, तो इसमें आप कीजिए फर्स्ट वाला में 5 से गुणा कर दीजिए और इसमें गुणा कर दीजिए आप 4 से। ठीक है, रेशियो को तो कंबाइन करना आपको आना चाहिए, ये तो बहुत ही बेसिक बात है। ठीक है, तो ये हो गया 4 4 4 4। अच्छा, इसमें हम क्या किए थे 5 से गुणा, क्योंकि यहाँ पर सोनू 5 है, तो 5 चौके 20, विजय हो जाएगा 5×25, और इसमें करेंगे 4 से गुणा, तो 4×5=20, सोनू बराबर हो गया, और 4×6=24। तो ये हो गया सोनू, ये हो गया विजय, विजय यहाँ पर है, और ये हो गया सुबोध, और तीनों के उम्र का योग दिया है 69। तो जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया 45 4 49 59। अच्छा, 59 यूनिट का वैल्यू 59 दिया है। अच्छा, 69 माफ कीजिएगा, 59 और 69 में बहुत कंफ्यूजन होता है यार, उसको हमेशा आप लोग इंग्लिश में बोला कीजिए 69 79 89, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। ठीक है, तो ये आपको 69 हो गया, और 69 का वैल्यू क्वेश्चन में 69 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि विजय की उम्र, तो विजय की उम्र कितना है 25 यूनिट, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 25 ईयर, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 बोला यदि x इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3 तो इतना का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर हमको 2ab के फॉर्म में इसको लाना होता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बेस्ड होते हैं। ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन, इसमें बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमको 2ab चाहिए, तो अगर हम 2 लिख दें 4 को और 1 2 को अंदर कर दें तो 4 हो जाएगा, क्योंकि बाहर जब निकाले हैं रूट में अगर 4 था तो 4 को आप बाहर निकालिएगा तो 2 होगा,
लेकिन जब 2 को आप रूट में लाइएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और 3 12। ठीक है, 2√12। अब आपको 12 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। ठीक है, आप सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर सोच सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सोच सकते हैं, और ए सोचने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर 4 3 में आप सोच सकते हैं, 4 और 3 में, 4 3 12 हो जाएगा और 4 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लिखा कैसे जाता है, तो आप √x बराबर लिखेंगे, यहाँ पर ए रूट निकाल रहे थे इसका, तो ये हो जाएगा √4, और यहाँ पर का चिन्ह देखेंगे प्लस है कि माइनस, तो माइनस है तो -√3। ठीक है, तो √x बराबर हो जाएगा 2 -√3। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आया तो परेशान नहीं होइए। देखिए यहाँ पर दिया है 7 माइनस, हम इसको लिख लिए 2√12, 2√12। अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो देखो, तो 7 को क्या लिख सकते हैं, √4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, और यहाँ पर -2√12 यानी 2ab। ठीक है, इसको भी तोड़ लीजिए, 2ab। देखो तो a स्क्वायर b स्क्वायर और -2ab, तो क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर रूट अंडर में है तो रूट अंडर से आपका स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, √4 -√3 यानी कि 2 -√3। वहीं तो यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, वो आपको लॉजिक लगाकर लिख दिए, ये आपका बेसिक हो गया। बेसिक कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपके सोच पर डिपेंड करता है कि आप सोचते कितना हो। बहुत लोग कहते हैं कि शॉर्टकट है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आप कितना स्टेप को स्किप करते हैं और कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, काम वाली बात, अगर √x बराबर इतना है, अगर 1/√x लिखा जाए तो हम लोग इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके उसके बीच में डिफरेंट देखते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट 1 आ गया तो सेम टू सेम डाटा रहेगा और सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आइए दिखाते हैं, उसको बेसिक से भी करके बता रहे हैं। तो 1/√x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम टू सेम वैल्यू रहेगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 2 + √3। तो अब आपका आंसर पहले लिख देता हूँ, ये हो गया 2 -√3 और प्लस 2 + √3। तो √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पर 4 आंसर आ गया। लेकिन इसको हम कैसे लिख दिए, डायरेक्ट 1/√x बराबर इसको प्लस कर दिए। इसको समझिए, देखो √x बराबर इतना है तो 1/√x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 -√3। तो मेरे दोस्त इसका कुछ नहीं किया गया है, परिमेयकरण कर दिया गया है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कुछ स्टेप को आप अपने से सीख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको ट्रिक फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसका मन में परिमेयकरण नहीं कर सकते हो, देखो कैसे। तो यहाँ पर परिमेयकरण करने का मतलब कि ऊपर नीचे 2 + √3 से गुणा, इसके कंजुगेट से गुणा, तो 2 + √3 ये हो जाएगा 2 + √3। तो ऊपर हो गया 2 + √3 और नीचे हो गया 2 दूना के 4 और √3 का यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया 1, तो कितना आ गया 2 + √3, यहीं तो लिखे हैं। तो आपको क्या बता रहे थे कि दोनों के बीच में डिफरेंट देखा जाता है। अगर डिफरेंट एक हो गया तो सेम टू सेम डाटा लिख दिया जाता है, सिर्फ साइन को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो फिर आप परिमेयकरण कर लो, रेशनलाइज कर लो। आइए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 7 छात्रों के समूह में, अच्छा समूह ने एक परीक्षा दी, परीक्षा के बाद एक और छात्र स्टूडेंट समूह में शामिल हुआ, नए छात्र के अंकों को शामिल करके समूह के औसत अंक 2 अंक बढ़ जाता है। प्रारंभिक 7 छात्रों के 7 विद्यार्थियों के औसत अंक की तुलना में इस छात्र ने कितने अंक अधिक प्राप्त किए। देखो मान लो कि पहले एवरेज x था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 छात्र है तो 7x हो जाएगा योग, और अब एवरेज बोल रहा है कि x + 2 हो गया अगर एक और छात्र के परीक्षा के मार्क्स को आपको इंक्लूड कर लिया जाएगा। यही ना बोल रहा है कि परीक्षा के बाद एक और छात्र के समूह में शामिल हो गया। ठीक है, तो अब x + 2 हो गया औसत बढ़कर, तो अब छात्र कितना हो गया 8। अगर टोटल के योग को हम टोटल के योग से बराबर कर दें तो एक चीज़ हमको क्या निकल के आएगा, देखो क्या निकल के आएगा, देखो 7x बराबर हो जाएगा 8x + 16
तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -16, और -16 आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि प्रारंभिक में जो 7 विद्यार्थी थे ना, यहाँ पर समझो कि बोला है कि प्रारंभिक छात्र विद्यार्थी थे, यानी 7, इसको लिखो ना यार, 7 बोलने में कंफ्यूजन हो रहा है, यानी प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों के औसत अंकों की तुलना में इस छात्र ने कुल कितने अंक प्राप्त किए। तो माइनस का मतलब यही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो प्रारंभिक जो छात्र थे, यानी कि 7 छात्र थे, उनका जो औसत था उससे ये जो बंदा आया अंतिम वाला, वो 16 अंक अधिक प्राप्त किया। ठीक है, इतना अंक उन लोगों के औसत से अधिक था। ये इसका कंसेप्ट होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आप पता नहीं किस सेट में डिस्कस किया है, तो आप पूरा सेट को देखते जाइए, आपको बहुत कुछ सीखने के मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक से भी करके बताया हूँ और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो कितना हो गया 16। आइए क्वेश्चन नंबर 8, बोला कि समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 6, 7, 8 है, तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। देखो कितना एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा तो आप करते रह जाइएगा, XYZ नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो बोला है किसी बिंदु से, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है और तीनों भुजाओं पर इससे लंब डाला गया है, यहाँ और यहाँ और यहाँ, जिसकी लंबाई है 6, 7, 8। तो आपको एक मैं सूत्र बताता हूँ कि भुजा कैसे ज्ञात करते हैं। तो a बराबर होता है 2/√3 मल्टीप्लाई बाई, ये मान लीजिए कि L1 है और ये L2 है और L3 है, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 होता है। तो कितना हो गया 8, 6, 14, 7, 21, तो हो गया 21। बस आपका बन गया 21 दूना के 42 बटे में √3। ऐसा कुछ ऑप्शन है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लीजिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो 42√3 बट्टे में 3, यानी 3 से 14 या 42, 14√3 सेंटीमीटर। अगर यहीं पर आपसे एरिया पूछता, ठीक है, तो एरिया के लिए हम क्या करते, देखो समझ लो कि हम 4/3 करते और रूट अंडर हीरोन फार्मूला से लगा देते, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर 6, 7, 8 और ट्रिपलेट हो जाता, तो आप डायरेक्ट लगा देते 1/2 आप बेस गुणे हाइट। ठीक है, आधार गुणे आपको ऊंचाई। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बोला है कि 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान में उसी मूलधन पर, अच्छा मूलधन सेम है पर साधारण ब्याज से 10 रुपया जाता है। कहने का मतलब क्वेश्चन का हुआ कि 2 वर्ष में 5% रेट है, उसका मूलधन आपको ज्ञात करना है, लेकिन SI से CI जो है 10 ज़्यादा है, यानी डिफरेंट बिटवीन CI एंड SI इज इक्वल टू 10, देन फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ दिस क्वेश्चन एंड टाइम आपको गिवन है 2 ईयर और रेट आपको 5%। तो आपको एक मैं फार्मूला बार बार बताते आता हूँ कि CI माइनस SI बराबर होता है P इंटू आर बटे में 100⁻²। ठीक है, ये कितना वर्ष के लिए होता है, तो कहोगे कि 2 वर्ष के लिए, फॉर 2 ईयर्स। अगर इसी में हम P R बटे में 100⁻² इंटू 300 प्लस R बटे में 100 अगर इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देते, ऐड नहीं माफ कीजिएगा मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाता CI माइनस SI कितना वर्ष के लिए, फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। डिफरेंट दिया है 10, P आपको पता करना है, रेट है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 100 का स्क्वायर लिख दीजिए 100 मल्टीप्लाई बाई 100, बस काट लीजिए, आपका आंसर आ गया। कितना है 25 चौके 100, 4 से हो गया 400, दहा में 4000, यानी P बराबर आपका आ गया 4K। ठीक है, 4000, तो 4000 ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 10 बोला है समीकरण इतना 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 के मूल क्या है। देखो जब भी मूल की बात किया जाए, मूल के प्रकृति की, उसके नेचर की बात किया जाए, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी, जिसको हम लोग हिंदी में विवेचक बोलते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है B² माइनस 4AC। आप पहले 4AC को चेक कर लीजिए कि कैसा आ रहा है। तो B कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4
ए कितना है 2, 4A और C यानी कि कांस्टेंट है 5। तो 4 चौके 16 माइनस 4 5 20 दूनी के 40 यानी कि आ गया आपका 24, 24 36 10 40 यानी कि -24 आ गया। तो D यहाँ पर जो है -24 आ गया। इसका मतलब क्या है कि D जो है लेस देन 0 है। बोलो हाँ। अरे मेरा दोस्त D इज इक्वल टू -24 है तो D लेस देन 0 होगा। अरे D 0 से कम होगा। बोलो हाँ। तो 0 से जब कम होता है विवेचक तो उसका जो रूट होता है वो इमेजिनरी होता है। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चल जाता है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो रूट है यानी कि मूल्य है, शून्यक है, वो आपको क्या है? काल्पनिक। 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 अगर D ग्रेटर देन 0 आ जाता तो A देखो आपका रियल मूल होता। समान। रियल। समान नहीं, रियल 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 वास्तविक। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए। ताइए क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि 12% की दर पर 3 साल के लिए कितना इकाई, 22 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख का साधारण ब्याज की गणना कीजिए। मेरे दोस्त ऐसा ही बराबर क्या होता है? PRT/100। ठीक है, तो P कितना है साल के लिए? इतना 1000 की, ये 1000 नहीं है, लाख है। तो 2 3 4 5 और R कितना है? 12% और T कितना है? 3 और बट्टे में 100 यानी परसेंटेज हटाते हैं तो 100 लिख देते हैं तो ये फार्मूला हो जाता है PRT/100। ठीक है, तो 100 कैंसिल, 12 तिहाई 36 पर 1 2 3 0 इधर है, 36 पर 3 0, 12 तिहाई 36 पर 3 0। यहाँ पर कुछ मिस है क्या? अच्छा है, ऑप्शन नंबर C है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। बोल रहा है इतना 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 यानी फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अरे मेरे दोस्त, फैक्टोरियल में बहुत लोग फंस जाते हैं। देखो मैं सिखाता हूँ एलसीएम आप लोग कैसे निकालते हो। जैसे आपसे मैं बोल दूं, कुछ भी बोल देता हूँ, 12 15 30 20 बोल देते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम आपको निकालना है तो आप क्या करोगे कि सबसे बड़ा वाला को लोगे, उसको फैक्टर करके देखोगे। ठीक है, यानी उसका जांच करोगे कि बड़ा का फैक्टर क्या हो जाएगा। समझिए आराम से कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो 5 चौके 20, 20 का फैक्टर हो गया। अब इसमें जो है 20 के फैक्टर में, बड़ा वाले के फैक्टर में छोटा वाला को खोजेंगे। ठीक है, तो 15 को आप कैसे लिख सकते हैं? 5 3 15। तो 5 तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है यानी मौजूद है, तो 3 नहीं है तो 3 एक्स्ट्रा है तो 3 से गुणा करो। ठीक है, अब खोजो इसमें 12 को, तो 4 तिहाई 12 आपको प्रेजेंट है। तो आपका कितना एलसीएम हो गया? 5 चौके 20 तिहाई 60। ठीक है, बस यही होता है। जैसे देखो 7 8 10, इसका एलसीएम निकालना है। 10 को सबसे वाला बड़ा वाला लो, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, इसमें 8 खोजो तो 8 4 दूना के 8 तो 2 है, 4 नहीं है, 4 से गुणा करो। इसमें 7 खोजो, 7 नहीं है, 7 से गुणा करो। ये आपका हो गया। देखो यहाँ पर लाइट जा चुकी है तो थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज कीजिए। तो इतना हो गया। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इतना का एलसीएम क्या है? तो मेरे दोस्त सबसे बड़ा तो फैक्टोरियल 11 है। तो फैक्टोरियल 11 कहने का मतलब 11 फैक्टोरियल इस प्रकार से भी लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लाइट्स पर ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 7 6 5 4 3 2 1 तक। ठीक है, तो इसमें आपको खोजना है कि फैक्टोरियल 9 और 8 को। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान दो, फैक्टोरियल 9, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 से लेकर 1 तक लिखेंगे, 9 8 7 6 4 5 3 2 1 जो भी कुछ है, यानी 9 से लेकर 1 तक लिखेंगे। तो फैक्टोरियल 9 तो मौजूद है, तो आप तो गुणा भागा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप फैक्टोरियल 8 को खोजो, तो 8 से लेकर आपको 1 तक संख्या यहाँ पर लिखी गई है मल्टीप्लाई में, तो फैक्टोरियल 8 भी मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 11 का एलसीएम जो होगा फैक्टोरियल 11 हो जाएगा। ठीक है, कितना अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13। बोला है कि एक खुदरा व्यापारी 2 दर्जन आम खरीदा और 2 एकम 2 3 बाई 2, 3 बाई 2 कहने का मतलब कितना हुआ? 3 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी कि 18 आम। 3 बाई 2 यानी 1.5 दर्जन। मेरे दोस्त सिंपल समझो, मैं समझो कि 1.5 दर्जन, तो 1.5 दर्जन मतलब कितना हो गया? 12 6 18, 18 आम के क्रय मूल्य के दर से बेच दिया। 2 दर्जन आम खरीदा और 18 के क्रय मूल्य यानी 18 आम के क्रय मूल्य के दर से बेच दिया, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ? अरे मेरे दोस्त बहुत सिंपल है, देखो यानी 24 आम का सीपी बराबर है 18 आम के एसपी के।
ठीक है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज में दे दिया है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट देता है कि इतना चीज़ों का क्रयमूल्य और इतना चीज़ों का विक्रयमूल्य बराबर है तो आपको लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। वही तो आपसे पूछ रहा है कि खुदरा व्यापारी 2 दर्जन आम खरीदा और 1.5 दर्जन आम के क्रयमूल्य की दर से बेच दिया, यानी 24 सीपी इसका इज इक्वल टू कितना हो गया 18 एसपी। यानी समझो फिर से, यहाँ पर मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि ये खुदरा व्यापारी 2 दर्जन आम खरीदा, ठीक है, तो 24 आम के सीपी के बराबर हुए 18 आम का उसके लिए एसपी हो जा रहा है, तब उसका लाभ पूछ रहा है कि कितना हुआ। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सीपी एसपी का रेशियो लिख लो तो उल्टा हो जाएगा 18 और 24, तो 18 से 24 जाने में 6 की वृद्धि ऊपर 18 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 36 18 33.3%। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन नंबर 14 बोला है 6 पुरुष एवं 12 महिलाओं में से 4 सदस्यों की एक समिति बनानी है, इस तरह की कितनी समितियां बनाई जा सकती है जिसमें कम से कम एक महिला अवश्य हो। तो पहले टोटल में से हम बना लेते हैं समिति, यानी 10 6 4 कितना हो गया 10 जना, तो 10 लोग में से हम 5 की समिति बना लिए। और बोल रहा है कि एक ऐसी कमेटी बनाना है, यानी समिति बनाना है जिसमें कम से कम एक महिला जरूर हो। तो मेरे दोस्त पुरुष जितना हो सकता है, पुरुष को निकाल दो दोस्त टोटल में से, कम से कम एक महिला तो हो जाएगी, ठीक है। तो पुरुष कितना है 6 पुरुष है, तो 6 पुरुष में से आप 5 सदस्यों की कमेटी बना लो, तो बाकी जो बचेगी उसमें कम से कम एक महिला तो होगी, बोलो हाँ, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है फैक्टोरियल का, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। बोल रहा है कि 6 पुरुष 4 महिला में से 5 सदस्यों की एक समिति बनानी है, और आपको ऐसी समिति बनानी है कि कम से कम एक महिला जो है समिति में जरूर रहे। तो हम टोटल लोग को ले लिए और समिति बना दिए 5 लोग का, और उसमें से हम पुरुष को माइनस कर लिए, तो अब जो बचेगा वो महिला की समिति होगी, ठीक है। उसमें महिला जरूर रहेगी एक न एक। तो यही आपका आंसर हो गया। जैसे देखिए फैक्टोरियल 10 एनसीआर आपको समझा देते हैं कि एनसीआर क्या होता है। एनसीआर बराबर कई बार समझाता हूँ कि एन का फैक्टोरियल बट्टे में एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 10C5 मतलब 10 का फैक्टोरियल, तो 10 के फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 9 8 7 6, और यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल लिख देता हूँ क्योंकि नीचे 5 का फैक्टोरियल आएगा, 10 में से 5 करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल, और एन सी आर तो एन माइनस आर हो गया, अब आर लिख दीजिए, तो ये 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस 6 का फैक्टोरियल यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 5 का फैक्टोरियल, और 6 में से 5 गया 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, गुणा कीजिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये हो गया 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 का फैक्टोरियल कैंसिल, और यहाँ पर भी कुछ कट रहा है 5 का फैक्टोरियल, और 5 का फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 5 4 3 2 1, 2 एकम 2 3 6 चौके 24 5 120 होता है। तो इसके जगह पर हम 120 बैठा देते हैं सुंदर अक्षरों से, तो 6 दूना के 12 हो गया 20, 10 दूना के 20, 2 चौके 8, तो कितना हुआ 9 चौके 36, 2 चौके 8 तो 9 चौके 36 साते 36 साते, तो 6 साते 42 के 2 और 7 21 4 25, यानी 252 में से आप 6 घटा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 246 किधर है ऑप्शन नंबर ए। इसको आप अपने से भी स्टेप स्किप करके हल कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 बोला एक व्यापारी अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 40% बढ़ाता है और अंकित मूल्य पर 25% छूट की घोषणा करता है, तो उसका मुनाफा क्या है। कह रहा है कि अंकित मूल्य से माफ कीजिएगा कि अंकित मूल्य को सीपी से 40% बढ़ा दिया और उसके बाद 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो वो कितना कमाया, यानी प्रॉफिट उसका कितना हुआ, लाभ उसका कितना हुआ। देखो तो अंकित मूल्य, अंकित एमपी हो गया, एसपी हो गया, सीपी हो गया। बोल रहा है कि लागत मूल्य से 40% बढ़ाता है, तो हम मान लीजिए कि सीपी इनिशियल सीपी आप 100 मान लीजिए कि वर्तमान में उसका सीपी 100 था, तो 40% बढ़ाकर दाम रखा, तो एमपी कर दिया 140, 40 का वस्तु है मार दिया स्टिकर 140 का छोटा, ठीक है। अब बोल रहा है उसको 25% का छूट दिया, देखो कितना कमाया, तो इस पर 25% का छूट दे देगा, तो 25% का छूट करने का मतलब क्या 75%, और 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4, तो 140 का 3/4 हो गया। काट लो, काटो काटो काटो, 2 दूना के 4, 2 साते 14, 2 से 35 बार में 35 तिहाई 105, देखो तो
CPS का 100 है लेकिन SP आ गया 105, तो छोटा 5% तो मुनाफा कमा ही लिया है। देखो तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा ही होता है मेरे दोस्त, CP कुछ और रहेगा, MP का उस पर कुछ और मुहर मारा रहेगा और उस पर कहेगा इतना % डिस्काउंट, और आप डिस्काउंट के चक्कर में फंस जाते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 16। बोला एक आदमी के दैनिक कार्य करने के 20 घंटे बढ़ा दिए गए, 20% बढ़ा दिए गए, माफ कीजिएगा, और उसके प्रति घंटे मजदूरी 15% बढ़ा दी गई। बताइए कि उसे आदमी की दैनिक कमाई में कितने % की वृद्धि हुई। देखो कार्य जो है उसका वर्क 20% बढ़ा दिया गया, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 20/100 यानी 1/5, तो इसका 5 से 6 हो जा रहा है कार्य। लेकिन प्रति घंटा मजदूरी भी तो बढ़ा दिया, 15% बढ़ा दिया। अरे मेरे दोस्त कार्य बढ़ा दिया उसका 20%, तो मजदूरी भी तो बेसी देगा, ज़्यादा देगा, तो 15% बढ़ा दिया, यानी कि 15/100, तो 5 तिया 15 और 5 20 से 100, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 3/20, तो हो गया प्रति घंटा मजदूरी, मजदूरी प्रति घंटा, तो हो गया 20 से 23। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि बताइए कि उसकी दैनिक कमाई में कितने % की वृद्धि हुई, तो कितना घंटा काम किया और कितना उसको मजदूरी मिला, यही तो उसका दैनिक मजदूरी होगा, दैनिक कमाई होगा। ठीक है, समझो कि वो कार्य किया 5 और मजदूरी आपको है प्रति घंटा 20 यूनिट, तो टोटल उसका कमाई कितना होगा, कार्य में उसके मजदूरी से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना काम किया और कितना मजदूरी मिला, तो 20 5 100, ये हो गया दैनिक कमाई। और 23 छके 23 छके 36, 18 छदुनी के 12 1 13, 138। तो इसकी दैनिक कमाई 100 थी इनिशियल में, अब फाइनल 138 हो गई, तो कितना % बढ़ गई, 38%। इसमें क्या करना है, 38%। आइए क्वेश्चन नंबर 17। बोला इतना यानी 1 1 4 7, माफ कीजिएगा 1 1 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और 7 3 और 3 7 एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु का केंद्रक है। मध्य बिंदु है, देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये त्रिभुज है, इसका मध्य पॉइंट एक ये है, यानी 1 1 इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट आपको 7 3 है और इसका कोऑर्डिनेट 3 7 है। तो अब पूछ रहा है कि त्रिभुज के मध्य बिंदु है, अगर ये पॉइंट सब मध्य बिंदु है तो केंद्रक का निर्देशांक, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है मेरे दोस्त। सबसे आसान होता है, आप पढ़े होइएगा x1 x2 यानी x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3, ये आपको केंद्रक का निर्देशांक होता है, यानी कोऑर्डिनेट होता है। तो जोड़ लीजिए 1 और 7 है, 7 7 1 7 1 8 3 11, 11/3 हो गया एक कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, और 1 3 1 4 7 11, 11/3 हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, और टोटल आपको केंद्रक का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। आइए क्वेश्चन नंबर 18। बोला है कि 2 स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही समय में चलकर एक स्थान पर मिलने के बाद, देखो मिलने के बाद वाला क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन करा दिया, अब नहीं समझ में आया तो कब समझ में आ जाएगा। देखो 2 स्टेशन है, ए है और एक ए है, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय में चलकर एक स्थान पर मिलने के बाद 8 घंटे तथा 18 घंटे के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। मान लीजिए कि ये चली तो यहाँ पर मिली, उसके बाद 8 घंटा के बाद गंतव्य स्थान पर पहुंची 8 घंटा लेकर, और ये चली और यहाँ पर मिली, फिर आपको 18 घंटे लेकर अपने स्थान पर यहाँ पर पहुंची, यानी इसको जाना है इस पॉइंट पर और इसको जाना है इस पॉइंट पर, तो 18 घंटा ली। अब बोल रहा है कि अपने अपने गंतव्य यानी डेस्टिनेशन स्थल पर पहुंच गई। ठीक है भाई, पहुंचा दो, कोई दिक्कत नहीं। यदि पहली गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर/आवर है तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, यानी सेकेंड बस या भी चौकी का भान, तो ये हो गया 60 किलोमीटर/आवर, तो इसका स्पीड v2 पूछ रहा है। तो आपको एक जबरदस्त मैं रिलेशन हमेशा बताता हूँ कि v1/v2 इज इक्वल टू √T2/T1 को कभी नहीं भूलो। एक कंडीशन कब आता है, जब रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलने के बाद तब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। ठीक है, ये हमेशा सूत्र आपको मैं बताता हूँ। v1 कितना है 60, v2 निकालना है, t2 कितना है, t2 18 और 8, ये कितना हो जाएगा 9/4 यानी 3/2, तो यहाँ पर 3/2 लिख देता हूँ, यहाँ पर कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा काला कलर से, तो हो जाएगा 60/v2 बराबर 9/4 यानी 9 हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा 2, तो 60 दूनी की 120/3 कितना हो जाएगा 40,
यानी V2 आ गया आपको 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19। बोला एक टोकरी में 3 नीले, 2 हरे और 5 बॉल हैं। अच्छा, 5 लाल बाल हैं। ठीक है, वहीं पाल बाल लाल, बिपिन चंद्र पाल और गंगाधर तिलक, और पाल बाल लाल, लाला लाजपत राय, ये तीनों फेमस नेता थे, गरम दल के साथ थे। ठीक है, 5 बाल लाल बाल है। ठीक है, माफ कीजिएगा। यदि 3 बाल बेतरतीब यानी रेंडमली उठाए जाते हैं तो इसमें से कम एक लाल होने की प्रायिकता। तो टोटल में से आप देखो, टोटल पहले देख लो, 3 2 5 5 10 है। इस प्रकार के क्वेश्चन को अभी एक बताया हूँ समिति वाला। ठीक है, इसको मैं छोड़ता हूँ, आप लोग बना के आंसर लिखिएगा। टोटल में से हम निकाल लेते हैं 3 बाल, तो 10 हो गया, और 10 में से हम 3 बाल निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तो टोटल हो गया। अब पूछ रहा है कम से कम एक लाल होने की प्रायिकता। अच्छा, यहाँ पर प्रायिकता पूछ रहा है ना, तो प्रायिकता कम से कम एक लाल, तो 5 लाल है, तो 5 में से 3 निकाल लो, 5C3। ठीक है, यानी लाल गेंद के होने की प्रायिकता ऊपर रहेगा, यानी उसके अनुकूल परिणामों की संख्या बोले, लाल के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में टोटल परिणामों की संख्या, यही तो प्रायिकता होती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसे NCR पर सोल्व करके जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। n का फैक्टोरियल बटे में n-r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। ठीक है, कितना आंसर होगा, 1/2 11/12 7/12 9। ठीक है, आप लोग लिखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20, ये सही है ना। 5 लाल बाल है, यदि 3 बाल व्यतिरिक्त वैसे उठा जाए तो इसमें कम से कम एक लाल, तो एक लाल होने के लिए 5 गो में से 3 गो उठा लिए। ठीक है, इसके अनुकूल परिणामों की संख्या और टोटल परिणामों की संख्या कितना है, 3 2 5 5 10, 10 बाल है और 3 बाल उठाया जा रहा है, तो यहाँ पर 10C3 हो जाएगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 3 निकाल रहे हैं, तो उम्मीद है कि इसका आप लोग का जवाब देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 20। बोला कि A और B सोना और कॉपर के धातुओं को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में विकसित करके तैयार किए गए 2 मिश्रण हैं, मिश्र धातु है, एलोय है, एलोय। तो यदि मिश्र धातुओं की समान मात्रा को तीसरे मिश्र धातु C को बचाने के लिए पिघलाया जाता है तो C में सोना और कॉपर की मात्रा, देखो ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। A में कितना है, 7 2 है, और B में कितना है, 7 11 है। अब बोल रहा है कि दोनों को पिघला करके, तो इसके टोटल को बराबर करना होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि दोनों को पिघला करके तीसरा बनाया जाता है तो टोटल को बराबर करना होता है। तो टोटल को कैसे बराबर करेंगे, देखो तो ये 7 2 9 यूनिट हो गया, और 11 7 18 यूनिट हो गया। तो इसमें कहोगे कि सर 2 से गुणा कर दोगे तो ये भी 18 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इसका भी योग 18 यूनिट हो जाएगा, तो हम गुणा कर देते हैं, 9 दूना 18, तो हो जाएगा 7 दूना के 14, 2 दूना के 4। और ए में आपका रेशियो आ गया सोना और कॉपर का 14 4, और बी में आ गया आपको 7 11। तो अब बोल रहा है कि यदि मिश्र धातु की समान मात्रा को तीसरे मिश्र धातु सी को बचाने के लिए पिघलाया जाता है तो सी में सोना कॉपर की मात्रा क्या होगी, तो सी में कितना होगा, 14 ए है, ए में 14 ले लीजिए, ए से सोना सोना सोना, और बी से 7 ले लीजिए, तो 14 7 कितना हो गया, 21, अरे 14 26 1 21। ठीक है, सोना 21 हो गया। अब ए से 4 ले लीजिए, 4 यूनिट क्या है, कॉपर, और बी से ले लीजिए 11 यूनिट कॉपर, तो 11 4 कितना हो गया, 15। इसको पिघलाइए, 11 4 15, तो कितना हो गया, 7 7 7 3 से 3 7 21, 3 5 15, 7:5 फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 21। बोला कि 2 अंकों की एक संख्या को 2 बार लिखने से उदाहरण के लिए 37 37 63 63 4 अंकों की संख्या बन जाती है, ऐसी संख्या हमेशा विभाज्य होगी। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि इस प्रकार के जब रिपीटेशन हो, यानी 2 करके, जैसे कि 37 37 63 63 53 53 ऐसे करके, तो हमेशा 101 से विभाज्य होती है। ठीक है, ये याद करने वाली बात है, इसको आप लोग याद रखिएगा, 101। आइए क्वेश्चन नंबर 22। बोला कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम उनके महत्तम से 28 गुना है, और उसके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग जो है 1740 है, उसमें से एक संख्या 240 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि लघुत्तम जो है महत्तम से 28 गुना है, और दोनों का योग यानी एलसीएम और एचसीएफ का योग आपको दिया है 1740, और एक संख्या भी उसमें से दिया है 240। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेकेंड नंबर। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर समझो, एचसीएफ है, ए एलसीएम है। अगर एचसीएफ एक्स है तो एलसीएम कितना है, 28 गुना यानी 28x है, बोलो हाँ। और बोल रहा है कि दोनों का योग जो है 1740 है, तो कर दो यहीं पर 1740
1740। तो 29x बराबर हो गया आपका 1740। कैसे कटेगा अब? ये तो आ गया आपको प्राइम नंबर, तो 9 से कटाइए। 9 चौके 36, 9 छके 54, 6 9 छके 54, 6 दूना 12, 5 17 कट जा रहा है, ठीक है। यानी x बराबर आपका हो गया 6 यानी कि 60, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि व्हाट इज द सेकेंड नंबर। तो आपको एक रिलेशन तो हमेशा मैं बताता हूँ और आप लोग जानते भी होइएगा कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर, ठीक है। इसको आप लोग करके भी चेक कीजिएगा तो होता है। तो एलसीएम कितना हो गया, एक्स का वैल्यू 28, तो एलसीएम हो गया 28 मल्टीप्लाई बाई एक्स यानी कि 60, और एचसीएफ कितना हो गया एक्स यानी कि 60, और पहला नंबर कितना है 240, तो 240 से डायरेक्ट भाग दे देते हैं तो हो जाएगा 240, तो रिजल्ट आएगा आपका सेकेंड नंबर। तो कटा दीजिए इसका, काटिए 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 काटिए। 6 चौके 24, 4 4 7 28, 7 छके 42, 420। सेकेंड नंबर आपका 420 आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 23। बोला है कि ए और बी एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, हालांकि ए को कार्य होने से कुछ दिन पहले कार्य को छोड़ना पड़ा और इसलिए कार्य को पूरा करने में कुल 27 दिन लगे। यदि ए अकेला कार्य को 21 दिन में पूरा करता था तो ए ने कार्य को पूरा होने से कितने दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। बहुत ही सिंपल और बेहतरीन क्वेश्चन, समझिएगा कंसेप्ट। यहाँ पर ए प्लस बी है, ये दोनों मिलकर 18 दिन में काम कर सकता था और ए जो है अकेले 21 दिन में काम कर सकता था। देखो यहाँ पर और यहाँ पर अगर टोटल का हम एलसीएम लेते हैं, टाइम एंड वर्क कैसे बनाते हैं, टोटल का एलसीएम लेकर उसको हम लोग टोटल वर्क कंसीडर कर देते हैं। तो 18 और 21 का एलसीएम निकालना रह गया, तो एलसीएम तो मैं अभी सिखाते ही आ रहा हूँ इस वीडियो में, 2-3 एलसीएम निकालने का नियम सिखा दिया। नियम क्या है, मतलब 2-3 क्वेश्चन में यूज हुआ। जैसे देखो 21 सबसे बड़ 21 है तो 21 को फैक्टर करके लिख दो, तो 7 या 21। अरे मेरे दोस्त वही कंसेप्ट लगाइए जो कंसेप्ट फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 10 11 ऐसे कुछ क्वेश्चन था उसमें करवाए थे। तो 7 या 21, इसमें 18 खोजो, तो कहोगे कि सर 18 खोजने के लिए 9 दूना 18 या 6 3 18, तो 3 तो है 6 नहीं है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आपका होगा एलसीएम, और इसको मान लो टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बाई डे, तो 18 18 18 18, तो 6 18 7 हो जाएगा, और ए कितना हो जाएगा 21, तो 7 या 21 तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी 6 हो गया, तो बी का एफिशिएंसी 1 आ गया, ठीक है। इतना तक तो आपको समझ में आना चाहिए 100%। अब भले समझ में नहीं आए वो बात की बात है, ठीक है। अब बोल रहा है कि हालांकि ए को कार्य होने से कुछ दिन पहले कार्य को छोड़ना पड़ा। देखो कार्य यहाँ से यहाँ तक करना है, लेकिन यहाँ कुछ दिन पहले x दिन पहले मान लेते हैं कि काम को कौन छोड़ दिया है, हालांकि ए को कार्य होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा है, ए छोड़ देता है। ए लिखकर इसको मार दीजिए गोली, ए मर गया, ठीक है। तो x दिन तक क्या बोल रहा है कि हालांकि ए को कार्य होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ता है, तो मेरे दोस्त ए अंत में छोड़ दिया तो उसके काम को बी किया होगा, बोलो किया होगा, ठीक है। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, तो x है, तो x के एफिशिएंसी से कितना दिन किया होगा, ठीक है, कुछ दिन तक किया होगा, तो x दिन तक किया, तो x काम आप टोटल में से माइनस कर लो। तो अब टोटल काम कितना है, 7 या 21, 21 छके 21 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी 6 दूना 12, 126। 126 में आपका x काम हो गया। आराम आराम से समझना, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और कंसेप्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। अब बोल रहा है कि इसलिए कार्य को पूरा करने में 27 दिन लग गया, तो इतना इंटरवल तक ए और बी दोनों साथ में काम किया होगा, तो 7 के एफिशिएंसी से, ठीक है। तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, डे। तो यहाँ पर डे आपको लगना चाहिए 27 दिन, लेकिन एक्स ए के काम छोड़ देने के कारण आपको x दिन कम हो जाएगा, क्योंकि x दिन तो बी कर दिया, टोटल ना 27 दिन लग रहा है, तो बी काम किया x दिन, तो टोटल में से x दिन घटा लेंगे, ठीक है। समझो यार मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, उस पॉइंट को पकड़ो कि बोल रहा है कि इसलिए कार्य को पूरा होने में कुल 27 दिन लगा, तो कुल 27 दिन लगा, मानते हैं हम कि 27 दिन लगा, लेकिन अंतिम में ए जो है छोड़ दिया है, तो बी उसके काम को x दिन तक किया,
तो 27 माइनस एक्स से दिन काम ये शब्द किया ए और बी साथ में मिलकर, ठीक है। तो ये हो गया आपको, ये हो गया 27 माइनस एक्स, ठीक है। अब आप हल कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। छोड़ दें, लो कर ही देते हैं, करिए। 126 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 7 7 49 के 9, 7 दूनी के 14 4 18 और माइनस 7 एक्स। तो ये हो जाएगा 7 में से कितना जाएगा, इधर कर देते हैं इसको या फिर इधर कर देते हैं, हो जाएगा प्लस 7 में से 6 एक्स हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3 और 18 में से 12 गया 6, 63। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 6 दाम में 60, 6 5 30, 10.5 डेज। आपका आंसर हो गया 10.5 डेज। और यही पूछ रहा है कि ये कार्य पूरा होने से कितने दिन पहले कार्य छोड़ा, यानी एक्स का वैल्यू, तो 10.5 दिन। आइए क्वेश्चन नंबर 24, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। बोला कि एक परीक्षा में एक छात्र को कातिप्य संख्या, मतलब कोई संख्या दिया गया है, और कातिप्य का मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, यानी मतलब कोई संख्या है, को इतना संख्या का 3/14 ज्ञात करना था और वो बेवकूफ़ था, गलती से 3/4 निकाल दिया। देखो क्या मिस्टेक किया। तो बोला है कि सही उत्तर से 150 अधिक अंक ला दिया, उसको लाना था कुछ और 150 अधिक ला दिया। तो बोला है कि दी गई संख्या क्या है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो दी गई संख्या को हम लोग यूनिट में मानते हैं। कैसे मानते हैं, देखो यहाँ पर समझो 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 समझो। ये नीचे वाला जो हर होता है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके मान लेते हैं कि ये टोटल संख्या है, यानी कि जो दी गई संख्या यही है। तो 14 चौके 56, मान लिए कि 56 यूनिट संख्या है, ठीक है। एक्चुअल में 56 नहीं है, ये यूनिट में है, ठीक है, रेशियो के टर्म में है। और उसका 3/14 इसको ज्ञात करना था। तो 56 का 3/14, तो 14 चौके 56 और 4 तिहाई 12, इतना ज्ञात करना था और 3/4 निकाल दिया। तो 56 का 3/4 निकाला, तो 4 से 14, 14 तिहाई 42, निकालना था 12 और निकाल दिया 42, ठीक है। आना चाहिए था 12, आ गया 12, आना चाहिए था 12 और आ गया 42। तो मेरे अकॉर्डिंग कितना का डिफरेंट आया, तो 12 10 22 10 32, अरे मेरे दोस्त कितना हुआ, 30 30 30 30 30 10 40 तो 42, 30 यूनिट का डिफरेंट आया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 150 निकाला। मेरे अनुसार 30 यूनिट का डिफरेंट आया, 30 यूनिट अधिक आया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 150। तो भाई उसी का बात मानने पड़ेगा। 30 यूनिट का वैल्यू 150 करो, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 5। तो अब 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया। तो बोल रहा है कि दी गई संख्या क्या है। तो 56 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 56 मल्टीप्लाई बाई 5, 6 5 30, यूनिट जीरो आएगा, जीरो तो सब में है। 50 25 250 और 6 5 30, 250 280, 280 हो गया। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन। बोला यदि त्रिभुज एबीसी में tan a बराबर 1, tan b बराबर 2 और ABC का मान क्या होगा। इतना ही दिया है, आओ सीखते हैं। एक फार्मूला आपको पता होगा कि tan a प्लस, इसको और भी तरीका से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ए आसान है, वो भी आसान है, कोई इसमें हार्ड नहीं है। tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये रिलेशन आपको होता है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो tan a कितना दिया है, 1, tan b दिया है 2, तो 1 प्लस 2 प्लस tan c बराबर हो गया 1 और मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 2a हो जाएगा, और tan c 2 tan c। तो 2 tan c में आपका tan c घट जाएगा, तो हो जाएगा 1 tan c। तो tan c बराबर आपका आ गया 3। सब कुछ पता हो गया। अरे tan a 1 हो गया, tan b 2 हो गया, और tan c आपको 3 हो गया, ठीक है। इतना तक तो आपको हो गया, बोलो हाँ। अब आपसे पूछ रहा है कि ABC का रेशियो क्या होगा। तो मेरे दोस्त इसमें सबसे आसान तरीका है कि साइन रूल लगा दीजिए, क्योंकि ABC का रेशियो आसानी से निकल जाएगा साइन रूल लगा देंगे तो सर हाँ, साइन रूल क्या होता है सर, कि A बटे में साइन A, यानी कि जो सामने वाली उसका भुजा रहता है उसका लंबाई और साइन A उसके सामने वाला कोण, यानी A बटे में साइन A, B बटे में साइन B और C बटे में साइन C आपको बराबर होता है। देखो साइन रूल, A बटे में साइन A बराबर B बटे में साइन B बराबर C बटे में साइन C। तो अब तो हमें साइन B साइन C चाहिए, यहाँ पर tan के फॉर्म में है। तो tan A बराबर 1 है, तो अगर हम साइन A बराबर निकालना चाहें, यहाँ पर सीखो मगर प्यार से, साइन A, तो ये देखो तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंबाई आधार, tan थीटा बराबर लंबाई आधार रट लो।
ठीक है, लाल भाई काका को भूल जाओ कि वो सब भी कभी कभी हम लोग सीखते थे। तो साइन ए बराबर आपको निकालना रह गया, तो लंब बाई कर्ण, तो लंब तो एक ही रह जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर एक स्क्वायर एक एक दो, यानी कि एक रूट 1/√2। और साइन भी निकालना रहेगा, तो लंब तो दो ही है और बट्टे में एक है, यानी लंब बट्टे में आधार है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, यानी √5। ये सब नहीं आता है तो फिर इसको बेसिक थोड़ी ना बताऊंगा, ठीक है। और tan c यानी कि sin c बराबर हो जाएगा, 3 तो रहेबे करेगा, 3 का स्क्वायर और बट्टे में एक यहाँ पर रहेगा, तो 1 का स्क्वायर, 3 3 9 1 10, √10 आ गया। बस बैठा लीजिए। तो ए और इसको लिखने का तरीका आप इसको ऐसे भी लिख दीजिए, रेशियो पढ़े होइएगा तो एकदम आसानी से समझ में आएगा, नहीं पढ़े होइएगा तो पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा रहा है यार। अगर ए बी सी का अगर रेशियो लिखना चाहें, ए बी सी का, तो इसको आप लिख सकते हैं, ए बी सी का रेशियो साइन ए साइन बी, साइन ए 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 रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। तो साइन ए कितना है, 1/√2 रेशियो 2/√5 और साइन सी है 3/√10। देखिए तो ऐसा आंसर है, ऐसा तो है नहीं, तो थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर लो, क्या दिक्कत है। अरे नहीं है तो हो जाएगा, √2 √5 √10, कैल्शियम ले लीजिए तो √10 हो गया, तो √2 से √5 बार में तो हो गया √5। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, आपका आंसर हो गया, ठीक है, या वो समझो। और 5 दूना के 10, यानी √2 बार में कटेगा तो 2 दूना के 2 √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 √2। और 10 से एक बार में कटेगा, रेशियो निकालना जानते हो ना कि जब 1/में, समझो यार, 1/2 1/3 1/6 रेशियो रहता है तो क्या करते हैं, 2 3 6 का एलसीएम लिख लेते हैं तो हो जाता है 6। अब 2 से भाग देते हैं तो 2 3 6, 1 में गुणा कर दिए 3, 3 से भाग दिए 3 दूना 6, 1 से गुणा कर दिए 2 और 6 1 काम 6, 1 से गुणा कर दिए 1, ये रेशियो लिखा जाता है, वहीं तो लिख रहा हूँ। तो √10 का एलसीएम 10 5 2 का एलसीएम √10, तो √10 से भाग दिए तो 1 और 1 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3, यानी √5 2 √2 और 3 आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन एक छोड़े थे हम पहले ही, उसमें कुछ एरर था, आप एक बार इसको देखते हैं। बोला है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या जो है 9:8 के अनुपात में घटाता है, यानी 9:8 में घटा दिया कर्मचारी की संख्या, कर्मचारी की संख्या 9 से 8 हो गई, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसका वेतन 14 से 15 हो जाएगा, तो वेतन तो बढ़िए जाएगा, 14 से 15 हो जाएगा। बोला है कि कुल वेतन बिल की राशि में अंतर जो मूलतः 1890 थी, तो उस वक्त 2 परिवर्तन के बाद क्या होगा, इसका कुछ लॉजिक ही नहीं निकल रहा है, ठीक है। कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर इसका अंतर देख लिए, 14 नवा 126 और 15 8 120, यानी कि 6 यूनिट का चेंजेज आया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 1890 इतना। तो बोल रहा है कि उस वक्त 2 परिवर्तन के बाद होगी, क्या होगी, आप लोग सोचिए। मुझे तो समझ में नहीं आया कि वो क्या पूछना चाह रहा है, कि वेतन बिल की राशि में अंतर, यानी 6 यूनिट मेरे अकॉर्डिंग आया, क्वेश्चन में दिया है 1890, तो अब पूछ रहा है कि उस वक्त 2 परिवर्तन के बाद होगी, क्या होगी। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जिसको आ रहा है, ठीक है। मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। सेट नंबर 20 हो गया तो 21 लेकर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।